कि चैत्र मास की गुड़ी पड़वा के ही 9वें दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और जब उनके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा था तो उस उत्सव की शुरुआत चैत्र मास की गुड़ी पड़वा के दिन से ही हुई थी। और एक अद्भुत और एक रोचक जानकारी और है कि सृष्टि का जब आरंभ हुआ था तो सबसे पहला अवतार कहा जाता है वो कहा जाता है मत्स्य अवतार। जैसा कि दार्शनिक भी बताते हैं विज्ञान में कि जब प्रकृति का उदय हुआ तो सबसे पहले जलीय जीव आए और जलीय जीव कौन है? सबसे पहला मछली जो कि सबसे पहला विष्णु अवतार ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो भगवान हमारे शास्त्र हमारे पुराण इनकी जितनी भी परिकल्पना है वो सभी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। और सबसे बड़ी बात ये कि विभिन्न कथाओं के अनुसार इसी माह की प्रतिपदा को भगवान विष्णु के दशावतारों में से सबसे पहले अवतार मत्स्य अवतार ही होता। अरे मैडम दीप प्रज्वलन और ध्वजारोहण के बाद मैं माननीय भैया भैया माननीय महापौर निगम अध्यक्ष श्री प्रहलाद पटेल जी के स्वागत के लिए मैं निगम आयुक्त श्री हिमांशु भट्ट सर से आग्रह करूंगा कि अगला बोलो। कलेक्टर श्री राजेश बासंती के स्वागत के लिए मैं श्री सोमनाथ श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। तत्पश्चात जिला सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहाँ उपस्थित हमारे नगर के महापौर भाई प्रहलाद पटेल जी, बतलान के जिलाधीश राजेश बासंत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप उपाध्याय जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा एवं यहाँ उपस्थित समस्त बतलान नगर के प्रबुद्धजन, नव वर्ष के प्रारंभ पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष मध्य प्रदेश के खुशहाली का वर्ष हो, मध्य प्रदेश के विकास का वर्ष हो और मध्य प्रदेश का एक विकसित मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाला मध्य प्रदेश हो। इन शुभकामनाओं के साथ हम इस वर्ष का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा विक्रमादित्य शोध संस्थान जो लंबे समय से कार्य कर रहा था, परंतु उनके नेतृत्व में उनके विधायक काल में भी इसमें नाट्य मंचन की एक परंपराएं प्रारंभ हुई और यह विक्रमादित्य पर आधारित आज नाट्य मंचन पूरे मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यह नाट्य मंचन, इसका समय चाहे 20-25 मिनट हो, परंतु यह समय काल गणना के प्रमुख केंद्र उज्जैनी पर आधारित है और उज्जैनी विक्रमादित्य के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी न्यायप्रियता का एक ऐसा परचम लहराया था जो भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। और जब भारतीय संस्कृति में कोई विशेष जननायक होते हैं, हमारे सामने 2-3 तरीके के संबंध सामने आते हैं, परंतु समय की एक धारणा रही और पश्चिम के इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति के समृद्धता के काल को जिस भी तरीके से वो मिटा सकते थे, चाहे मुस्लिम आक्रामकता रहे, उन्होंने भारत के समृद्ध वैभवशाली शिल्प को मिटाने का कार्य करा, हमारी पुस्तकों को, हमारे ग्रंथों को मिटाने का कार्य करा। और उसके बाद पश्चिम के विद्वानों ने हमारी परंपराओं को दबाने का कार्य करा और एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करा कि भारत एक विभिन्न विचारों का बहुत सामान्य सा देश है और यहाँ पर कोई बड़ी समृद्ध परंपरा नहीं रही, परंतु विक्रमादित्य की परंपरा, क्योंकि आज हम जो संवत्सर मना रहे हैं, यह विक्रम संवत की स्थापना का दिन भी है और शक जो विदेशी आक्रामकता थे, शकों के ऊपर जीत का दिवस है और संवत की स्थापना वही राजा, वही चक्रवर्ती कर सकता है। यह हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जो पूरे राज्य को न्याय व्यवस्था के साथ में ऋण मुक्त करें। और इसका एक उदाहरण उज्जैन में मिलता है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर उज्जैन में स्थापित है और वो इस बात का गवाह है कि राजा विक्रमादित्य ने जब विक्रम संवत की स्थापना करी तो पूरे राज्य का ऋण मुक्त करके उन्होंने विक्रम संवत स्थापित करा है। और विक्रम संवत की प्रासंगिकता के बारे में जैसे जैसे हमारा इतिहास, हमारे इतिहासकार, हम गुलाबी के दौर से बाहर निकले हैं, पूरा इतिहास देश की दुनिया के सामने आने लगा है और हमारी गौरव गाथा आगे बढ़ने लगी है। और उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा काल गणना के समय को यह जो नाट्य मंचन है, इसमें जो पूरा नाट्य मंचन का विक्रमादित्य संसार में है, इसके कई भाग उनके द्वारा स्वरचित है, उनके द्वारा लिखे गए और शुरुआती काल में तो उनके द्वारा इस नाट्य मंचन में अपनी भूमिका भी अदा की गई है। एक ऐसा एक हमारे पास में मुख्यमंत्री आज मिला है जो गतिशील नेतृत्व दे रहे हैं और इस अगले वर्ष को उद्योग एवं रोजगार का वर्ष उन्होंने दिया है। प्रदेश के युवाओं के रोजगार की वृद्धि का यह वर्ष हो और मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा देंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। पुनः आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मौत की नहीं है उसको दिखला सकती, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी में हूँ। मैं उज्जैन से आचार्य रुद्र आपका इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। वंदन करते हैं। श्री कृष्ण पात्र योजना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत विश्व के पथ प्रदर्शक युवा भगवान श्री कृष्ण द्वारा उज्जैन मध्य प्रदेश को केंद्र में रखकर की गई विभिन्न यात्रा स्थल के
पुराण वचन तथा टेक्स्ट के रूप में विकसित करने तथा संबंधित क्षेत्रों का साहित्यिक व सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया। के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है, क्योंकि वे पराक्रमी, न्यायप्रिय, विद्वान शासक तो थे ही, जिन्होंने अपने शासनकाल में न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देशों तक अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। विक्रमादित्य की छवि एक सार्वभौमिक सम्राट की थी, जो केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और न्यायिक रूप से भी अद्वितीय थे। विक्रमादित्य के संबंध में कई गाथाएं और लोक गाथाएं प्रचलित है। ऐतिहासिक रूप से सम्राट विक्रमादित्य को 57 ईसा पूर्व में शासन करने वाला माना जाता है। उनके नाम पर ही विक्रम संवत का प्रचलन हुआ, जो आज भी भारतीय पंचांग की एक प्रमुख संवत है। विक्रमादित्य की सार्वभौम छवि और उनकी व्यापक सत्ता के प्रमाण विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों, लोक कथाओं और पुरातात्विक अवशेषों में मिलते हैं। विक्रमादित्य ने शंख आक्रांताओं को पराजित कर विक्रम संवत का प्रारंभ किया। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल गणना तंत्र बन गया, जो आज भी प्रचलित है। विक्रमादित्य को न्यायप्रिय शासक माना जाता है। उनके दरबार में प्रसिद्ध न्यायविद और विद्वानों की सभा होती है। वे अपने न्यायिक निर्णयों को लिए जाते थे। इसी कारण उनकी छवि एक आदर्श राजा की थी। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न माने जाने वाले 9 महान विद्वान थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि, अमरसिंह, क्षपण, घटकल्पर, शंकु, बेताल भट्ट और वररुचि भी शामिल थे। यह दर्शाता है कि उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और ज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल न्याय, धर्म, कला और संस्कृति के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली विकसित की, जिनमें न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, रक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को भी विशेष महत्व दिया। विक्रमादित्य अपने निष्पक्ष न्याय के लिए तो प्रसिद्ध थे ही, वे स्वयं जनता के मामलों को सुनते और उचित निर्णय लेते थे। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि कई बार देवताओं के राजा इंद्र ने भी अपने फैसले लेने के लिए विक्रमादित्य को स्वर्ग में आमंत्रित किया। उनकी न्यायप्रियता के कारण ही वे लोक गाथाओं में धर्म के संरक्षक कहे गए। उन्होंने कई विजय युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अप्रमाणकारी और हराकर भारत में स्थिरता स्थापित की। उनकी सेना अनुशासित रणनीति के रूप में संदृढ़ थी। विक्रमादित्य के शासन में भारतीय साहित्य, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान का उल्लेखनीय विकास। कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे महान ग्रंथ इसी काल में लिखे गए। विक्रमादित्य सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके शासनकाल में मंदिरों, विहारों और शिक्षा केंद्रों का निर्माण हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी संरक्षण किया। विक्रमादित्य का उल्लेख भविष्य पुराण, सिंहासन सिंह, बेताल पच्चीसी जैसे ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ उनके वीरता, नीति और शासन कुशलता का प्रमाण देते हैं। चीनी यात्री हुकमत शाह और अल-बरूनी जैसे इतिहासकारों के विक्रमादित्य की ख्याति का उल्लेख किया है। उनके शासन की प्रशंसा केवल भारत में नहीं बल्कि विदेश ग्रंथों में भी मिलती है। कई ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों का ये दावा किया गया है कि विक्रमादित्य ने अरब, तुर्किस्तान, ईरान, चीन, सुमेर और मिस्र तक अपनी विजय पताका फहराई। यहाँ उनकी सार्वभौमिक शक्ति का एक प्रमाण है। के संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी प्रमुख है।
इन कथाओं में उनकी बुद्धिमता, पराक्रम और नीति का उल्लेख तो मिलता ही है। सिंहासन बत्ती सी जैसी कथा एक चमत्कारी सिंहासन के बारे में, जिसमें 32 पुतलियां सम्राट विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हैं। इन कहानियों से पता चलता है कि वे कितने बुद्धिमान और महान शासक थे। बेताल पच्चीसी में सम्राट विक्रमादित्य को बेताल को पकड़ने का कार्य दिया जाता है, और जब वे बेताल को लेने जाते हैं और बेताल को जैसे ही अपने कंधे पर टांगते हैं तो बेताल उन्हें कहाल में कहता है कि कब तक अपना ऐसे समय व्यर्थ करोगे, बहुत पैदल चलना है, तो चलो टाइम पास करने के लिए कहानी सुनाते हैं। परंतु हाँ, एक शर्त है, जवाब जानते हुए भी यदि जवाब नहीं दिया तो मैं तेरा सर काट दूंगा, और यदि बीच में तू बोला तो मैं तो चला। इसी तरह से उस बेताल पच्चीसी में सम्राट विक्रमादित्य को बेताल को पकड़ने का कार्य दिया जाता है, और रास्ते में बेताल उन्हें विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनाता है, जिनसे उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का परिचय मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य की विरासत आज भी जीवित है। उनका नाम भारतीय संस्कृति और में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। उनकी नीति, शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था आज भी प्रशंसनीय मानी जाती है, और उज्जैन में विक्रमादित्य की प्रतिमा ही नहीं अपितु विक्रम विश्वविद्यालय में उनके सम्मान में बनाए गए कई प्रमुख स्थान हैं। भारतीय संस्कृति का अभिमान करने वाले के लिए निश्चय ही गौरव करने के योग्य है कि आज भारतवर्ष में प्रवर्तित विक्रम संवत्सर बुद्धि निर्वाण काल गणना को छोड़कर संसार के प्राय सभी ऐतिहासिक संबंधों का प्राचीन यह विक्रम संवत के उद्भव व विशुद्ध वैदिक संस्कृति का कार्य, रामायण और महाभारत के युग, महावीर गौतम का समय, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रियदर्शी अशोक, पुष्यमित्र व शुंग की साहस गाथा, वेद पुराण, सूत्र ग्रंथ एवं स्मृतियों की रचना भारतवर्ष में हो चुकी है। ये तो हुई सम्राट विक्रमादित्य की बात। अब वो मुख्य बात जिस कार्य के लिए आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हैं, वो है नव वर्ष की शुरुआत, विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत मुख्य रूप से ब्रह्मध्वज फहराकर की जाती है। अब सवाल ये आता है कि जब विक्रम संवत की शुरुआत है तो हम विक्रम ध्वज ना फहराकर ब्रह्मध्वज क्यों फहराते हैं?
नया साल मना रहा था दादाजी। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो है, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ, उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? संसार के सबसे महान राजा की कहानी, राजा विक्रमादित्य की कहानी। दादाजी, मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें नापान धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्व सेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्व सेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शक इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रम सेन के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम्हें इस धरती को शक विहीन करोगे। अगर नेपाल ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता भी उससे परेशान है। जनता के कष्ट भरना ही मेरा परम धर्म है। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा, तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हट ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा तो नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे
हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल है। हमारा वंश तो बस उन्हीं का सेवादार। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त करवाने का समय आ गया है। ये तो शुभ संकेत है युवराज, किंतु हमारे पास सैनिक बहुत कम है। युद्ध में सेना की संख्या से अधिक उसका कौशल काम आता है। मैंने जो भैरव सेना तैयार की है उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नेपाल की सेनाओं की रसद रोकनी हो। रसद की कमी से वो आपस में ही कट मरे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करें। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा तुम्हारा? तब कहलाता है जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नेपाल को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। किंतु सूचना मिलते ही सतर्क हो जाए। निष्केत पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं। हाँ बेटा, हमले से पहले शत्रु को सचेत करना वीरता का लक्षण है। काश तुम्हारे भाई गिरधरी के साथ होते। उन्होंने जन कल्याण के लिए ही वैराग्य धारण किया है। उनकी साधना का बल मेरे साथ है। जय महाकाल, जय महाकाल। मातृभूमि के सम्मान में विक्रम ने नेपाल से घमासान युद्ध लड़ा और मालवा भूमि को शक वंश से मुक्ति दिलाई। जिन शकों का सूर्य कभी नहीं डूबता था, आपने मालवा से उनका अंत कर दिया। अब आपको संपूर्ण भारत भूमि को शक मुक्त कराना है। आपका पराक्रम भगवान सूर्य जैसा है, इसलिए अब से संसार आपको विक्रम से नहीं विक्रमादित्य के नाम से जानेगा। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। विक्रमादित्य की जय हो। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है? ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत। महान राजा का यही गुण है कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य ही ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है। वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धन्वंतरी, शबनक, अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में यह राज्य दसों दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवग्रह से होती है, वैसे ही मालवा के इन नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याड़ी को भी मैं अपने रत्नों में शामिल करना चाहता हूँ। पुत्र, राजा की विचार दल में धूर्त मूलदेव का कहना विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाए? भारत भूमि पर शकों का बृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है तो इनकी धूर्तताओं को समझना होगा। मुझे लगता है इन मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती। अद्भुत। धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की न देखी न सुनी। आचार्य व्यारी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे, किंतु वो लगन
नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से निकल नहीं है। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूं। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह है कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें। जैसे आज्ञा महाराज। गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। आदेश करें महाराज। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना वैश्विक केंद्र बना सकते हैं? साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराहमिहि, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप खगोल और ज्योतिष में ज्ञाता है। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए, जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये व्यापार संभव न होगा। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चले और मैं आपका सहगामी रहूंगा। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत। जैसी सभासदों की इच्छा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता हरसिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। उसके लिए तुम्हें अनेक आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें ये 32 पुतलियों वाला सिंहासन देती हूँ। तुम इस सिंहासन में बैठकर न्याय कर सकोगे। मेरा आशीर्वाद है कि संपूर्ण भारत पर तुम्हारा शासन स्थापित होगा। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, सम्राट विक्रमादित्य, न भूतो न भविष्य। जानते हो बेटा, उनके बाद 14 ऐसे राजा हुए जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद उन महान राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। क्या पता कल को तुम ही विक्रमादित्य कहलाओ। उनकी महानता की और कहानियां बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनकी महानता का जितना कहो उतना ही कम है बेटा। उनका शासन सिर्फ भारत में नहीं, आज के अरब, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। और
बड़े राज्य में सुशासन स्थापित किया। जानते हो बेटा, उन्होंने गांधार प्रांतों को शिक्षित करने के लिए वहां भी वेधशालाएं बनवाई। उनके सद्गुणों की चर्चा अनेक भाषाओं के ग्रंथों में मिलती है। उनकी अदर विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने शायद उल्लूपन में किया है। इस्तांबुल की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में ये किताब है जिसमें एक शिलालेख का जिक्र मिलता है। हाँ ये रहा। बेटा जरा उसका ये अंश तो पढ़ो। वे लोग भाग्यशाली थे जो विक्रमादित्य के समय में जन्मे। उन्हीं के शासन में जीवन बिताया। वह एक दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा था जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। हिंदुस्तान के सूर्य से भी तेज विद्वानों को विक्रम ने उनके बीच भेजा ताकि ज्ञान का उजाला उस तरफ भी फैल सके। दादाजी, मुझे विक्रमादित्य की और कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। रुको। इन किताबों में क्या है दादाजी? इन किताबों में कहानियां हैं। इन दोनों किताबों में सम्राट विक्रमादित्य की कहानियों का भंडार है बेटा। एक है सिंहासन 32 और दूसरी बेताल 25। इसके अलावा भी उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है बेटा। इन्हें पढ़ो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर तुम भी उनके जैसा बनो। भूमिका में थे गौरव त्रिवेदी, सिपाही की भूमिका में थे नरेंद्र किलार, शक राजा थे अल्लाह मिश्रा, राजा महमूद सेन की भूमिका में थे तनिष्क शर्मा, सैनिक की भूमिका में थे शिवम व्यास, सिपाही की भूमिका में थे अनिकेत बेंडलवाल, मंत्री की भूमिका में थे यश चंद्रावला, सैनिक और वलह मिहिर की भूमिका में थे हर्षल शर्मा, छोटे विक्रम की भूमिका में थे मानवेंद्र वर्मा शर्मा, सैनिक की भूमिका में थे दिव्यांश शर्मा, नृत्य संयोजन जो आपने देखा वो था चारुलता प्रमाणिक, रानी की भूमिका में थी स्नेहा मड़किया, हरसिद्धि माता की भूमिका में थी प्रियांशी शर्मा और वल्हा मिहिर की भूमिका में थे आचार्य यानी कि मैं स्वयं।